हेलो एवरीवन। आज हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें आपको क्या देखना है, कोई भी आपका ये दिया हुआ है एक बीकर टाइप का कोई ऑपरेटस है, उसमें इलेक्ट्रोड दिया है और दोनों आपका इलेक्ट्रोड है। इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कराया है। और इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर डिपॉजिटेड at particular electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity, या आप quantity of electricity या बोल सकते हैं total charge। ठीक है, quantity of electricity passed in the solution। तो इस solution में क्या होगा, चार्ज जो आपका चार्ज होगा या टोटल चार्ज होगा, तो इसमें इधर से पास करेगा तो इधर जाएगा। ठीक है, इफ़ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस गेट लिबरेटेड, ये W ग्राम ऑफ सब्सटेंस दिया है आपको, गेट लिबरेटेड एट पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड ऑन द पासिंग ऑफ क्यू कुलाम्स दिया है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W इज प्रोपोर्शनल टू Q का मतलब क्या है, जो आपका चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, W ग्राम के। ये W ग्राम आपका सब्सटेंस है, ये किसके प्रोपोर्शनलिटी है, चार्ज के। और चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम, या आप बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, अब जब ये इसके Q इस W के प्रोपोर्शनल है और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टी, तो हम क्या कर रहे हैं, Q की जगह पे इसको पुट कर दे रहे हैं। तो ये W इक्वल्स टू क्या, W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल का कोई भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लगाते हैं, अगर उसको हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका जेड एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर दें, इफ़ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर कर दें और टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड कर दें, तो ये डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत ही आसान है और आपके पेपर में पूछा जाता है, फैराडे लॉ आता है। तो आप देखिए, तीन चीज़ें हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पूछी जा सकती हैं। अगर फैराडे लॉ नहीं आ रहा है, फैराडे, या देखिए मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ क्या क्या आता है। फैराडे लॉ आता है, या फिर आपसे पूछ सकता है नस्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए, या फिर आपका लास्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन तीनों में से कोई एक आता है थियोरी में, और आपका न्यूमेरिकल में आपका नस्ट इक्वेशन वो कंफर्म क्वेश्चन है। जो आपको इसके पहले नस्ट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट करवाया था ना, उसमें 5 न्यूमेरिकल करवाया था, तो वो उसी में से ही कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या हो सकता है कभी कभी क्या कर देता है, वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो वैल्यू से उससे नहीं मतलब, आपको प्रोसेस तो पता है ना, वो चीज़ प्रोसेस आपको पता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप पहला वाला इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। ठीक है, अब यहाँ बैटरी लगी हुई है तो इधर प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, या आप बोल सकते हो चार्ज। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका सेकंड लॉ है, उसको बताते हैं। फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये लेक्चर नहीं होगा, बहुत छोटा ही रहेगा, जो भी आपका टाइम रहेगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया। देखिए दूसरा वाला क्या होगा, जैसे फैराडे सेकंड लॉ में क्या होगा, इसी में अलग अलग सॉल्यूशन रहेंगे। जैसे कि ये है, एक आपका हो जाएगा AgNO3 का सॉल्यूशन, फिर एक H2SO4 का सॉल्यूशन। तो वो अलग अलग सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन हम लोग लेंगे और सबको क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। एक दूसरे से जब कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला करते हैं। मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं।
यहाँ ये फर्स्ट था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये अलग अलग 3 सॉल्यूशन रखे हुए हैं। देखिए अलग अलग सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है आप AgNO3 का, एक CuSO4 का कॉपर सल्फेट का। ये सॉल्यूशन है AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट। ये सॉल्यूशन है आपका CuSO4 का कॉपर सल्फेट का। और ये सॉल्यूशन क्या है, H2SO4 का है। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन रखे गए हैं। और ये जो H2SO4 है ये डाइल्यूट है। ठीक है, अब इन सबको एक कनेक्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, बैटरी से। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग पहले ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया। आगे ये रियोस्टेट है। और ये वाला कनेक्ट है इससे। और ये वाला है कनेक्टेड इससे। ठीक है, और यहाँ पे एक की लगी हुई है। इसको की बोलते हैं। ये रियोस्टेट है। और ये बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, और ये सब सॉल्यूशन है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन है और सब एक को सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे when the same quantity of electricity is passed through when the same quantity of the electricity passed through the solution of different electrolytes
ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये जितने भी हैं जैसे AgNO3 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, डाइल्यूट H2SO4, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है ना। अब AgNO3 का कुछ और काम होगा, CuSO4 का कुछ और काम होगा, H2SO4 का कुछ और काम होगा। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन अ सीरीज, कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है, connected in a series, the masses of substance liberated, the masses of substance liberated, या आप बोल सकते हो डिपॉजिट या जमा करना, ठीक है, या आप बोलते हो ना फिक्स करना, डिपॉजिट कर रहा। masses of substance liberated, या इसी को आप बोल सकते हो डिपॉजिट, डिपॉजिटेड at the electrode, deposit at the electrode is directly proportional to their equivalent mass, directly proportional to their equivalent mass, ठीक है। तो इसमें इसके कहने का मतलब क्या है, व्हेन द सेम क्वांटिटी, मतलब आप एक ही जैसा हो, ये ना हो कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट कम है, इसका ज़्यादा, ऐसा नहीं होना, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ इतना ही है, उतना इसमें भी है, इतना इसमें भी है, सेम अमाउंट में होना चाहिए या क्वांटिटी में होना चाहिए। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू, ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, AgNO3 का ये सोल्यूशन है, ये आपका कॉपर सल्फेट का है, ये डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, इन अ सीरीज, एक सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। सीरीज में लगने का मतलब एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। अगर यही पैरेलल में होता तो ये होता, तो दूसरा फिर दूसरे वायर से कनेक्ट होता, तो वो पैरेलल नहीं, ये सीरीज में इसको आप बोलेंगे। द मासेस ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट मास, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इक्विवेलेंट मास के है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर जैसे उस तरह लिखना चाहें कि एक इक्वेशन के थ्रू लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सिल्वर, ये Ag सिल्वर डिपॉजिटेड अपान मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, दूसरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ये दूसरा क्या है, मास ऑफ Cu, या कॉपर लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये किसके बराबर, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपान मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दूसरा मास ऑफ हाइड्रोजन
जैसे इससे भी कनेक्ट किए हैं ना, तो पहले इससे कंपेयर कर लिए, फिर इससे कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सिल्वर। ठीक है, तो इसमें देखो अभी जैसे ये हमने लिख लिया, इसको एक बार फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, अब ये किसका था, इसका हो गया, फिर इसके बाद इसका कनेक्ट करेंगे तभी ना, ये एक सीरीज में होने का मतलब क्या है, ये इससे कनेक्टेड है और ये किससे कनेक्टेड है, सिल्वर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड, इसमें हाइड्रोजन ही, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2H प्लस SO4 माइनस बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H, तो H प्लस है, H प्लस का मतलब ये हाइड्रोजन है। मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड अपान मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो अभी हम लोग इसको कैसे, जैसे अभी यहाँ जगह नहीं बची है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के फिर से लिखते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया, देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास लिखने का मतलब ये क्या हो जाएगा, W, क्योंकि हमने क्या किया था, मास को किससे डिनोट किया था, W। तो यहाँ आप लिखेंगे W1 अपान W2 इक्वल्स टू E1 अपान E2 लिख सकते हैं। जैसे ये इसका अगर मान लीजिए ये इसका मास W1 है, इसका W2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो W1 अपान W2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 अपान E2। अब यहाँ पे अभी इसके पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट लॉ में वहाँ W इक्वल्स टू क्या आया था, Z इंटू आई इंटू टी आया था ना, तो हम लोग यहाँ ऐसे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 आई इंटू टी, क्योंकि जो ये आई है और टी आपका क्या है, टाइम दोनों का ये क्या है, आई क्या है आपका, आई यहाँ सब बराबर जाएगा ना, क्योंकि उसमें क्या बोला है, इक्वल अमाउंट में जाना चाहिए, तो इक्वल अमाउंट में इसका मतलब आई सबके लिए बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, Z2 इंटू, यहाँ इसको इंटू में लिखते हैं, Z1 इंटू आई इंटू टी। यहाँ क्या हो जाएगा, Z2 इंटू आई इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 बाई E2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आई टी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई टी जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, Z1 अपान Z2 इक्वल्स टू E1 अपान E2। ठीक है, तो यहाँ से देख के क्या लग रहा है, Z1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू,
या आप ऐसे जेड प्रोपोर्शनल टू ई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ Z1 Z2 लिखते जाएंगे, E1 E2 की वैल्यू आती जाएगी, तो Z1 Z2 E1 E2 जो भी आप बढ़ाते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रोपोर्शनल है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग आगे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, या आप इसी को ई प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, ई प्रोपोर्शनल लिखते हैं, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल जेड लिखते हैं, या ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, तो ये ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू जेड, ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू जेड। अब एफ यहाँ पे ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ये फैराडे कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अब f की वैल्यू जो होती है वो आपको पहले से ही बता दिया हूँ, कैलकुलेट करने पे 96,485 आता है, और इसको आप एग्जैक्ट आप ऐसे इक्वल्स लिखते हैं, 96,500 लिखते हैं, एग्जैक्टली तो 96,485 आता है। तो ये f की वैल्यू जो आएगी ये क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू 96,500 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, W1 अपान W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 अपान E2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी W1 W2 W3, ठीक है, तीनों के लिए आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमको क्या करना है, W3 के लिए निकालना है, तो यहाँ आप लिखेंगे W3 अपान W1, ये क्या हो जाएगा, E3 अपान E1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये लास्ट में आके क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू जेड, और E प्रोपोर्शनल टू जेड जब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या, जब कोई भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ इंटू जेड हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो कांस्टेंट जब आएगा तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। अब इसको क्या एफ आया है, कांस्टेंट हम लोगों ने क्या माना है, एफ माना है, तो ये एफ माना नहीं है, ये फैराडे ने माना है, हमने नहीं माना है, ठीक है। अभी हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, जिस दिन करूँगा उस दिन मेरा नाम भी बुक में आएगा, ठीक है, और आने वाले टाइम में ऐसा काम करना है तो आएगा भी नाम, परेशान ना होइए। और आपको एक दिन लगेगा, जब आप थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक सर हमको पढ़ाए थे और आज वो भी बहुत फेमस है। तो फेमस तो होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, आप ही लोग तो फेमस करेंगे, कोई और फेमस करेगा, आप ही लोग फेमस करेंगे, कोई और नहीं फेमस करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू जेड। अब एफ की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 96,500। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल्स टू 96,500 इंटू जेड, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम ख़त्म होने के बाद आपको छोटे छोटे टॉपिक जो हैं आरडी, जैसे उसका वन शॉट में जो बोला जाता है ना, रिवीजन इन वन शॉट, तो वही वाला काम रहेगा, उसमें रिवीजन इन वन शॉट होगा। वो रिवीजन नहीं कराएंगे, मतलब जो टॉपिक आपके छोटे छोटे हैं, जैसे आपका एक्सप्लोसिव हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, एक दिन में निपट जाएंगे सब, ठीक है। बस आप मेहनत करके इसको देखते रहिए, और जो लोग अभी ये सोच के बैठे हैं पढ़ लेंगे, वो बिल्कुल मत करिए, अभी ही निपटा दीजिए, क्योंकि जब पास में आ जाएगा तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसका एग्ज़ाम पहले होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, अभी से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। तो इस चैप्टर के बाद मैं आपको बता चुका हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम, आप लोग तैयार रहिएगा आयनिक पढ़ने के लिए, क्योंकि आयनिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें, आयनिक में भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है, पीएच स्केल वगैरह है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है पीएच स्केल का, और फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह है, सब कुछ है, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, एंडरसन इक्वेशन है उसी में, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिएगा। अब इधर आपको लगातार ही लेक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि अब पेपर ख़त्म हो चुका है, मेरा सर थोड़ा मतलब अब हल्का हो गया है, क्योंकि
थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। आज प्रैक्टिकल सब समाप्त हो गए हैं, अब आपका थियरी वाला है, उसके लिए आप लोग लग जाइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या कहीं क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में आप करिए। आपका मान के चलिए आपने कमेंट किया उसके, अब ये नहीं कि आप जैसे जो टॉपिक मैं बोला हूँ पहले उसको पढ़ाऊँगा, अब आप कमेंट करिए कि नहीं ये चीज़, जैसे ये चीज़ पढ़ा रहे हैं इसमें नहीं समझ में आया, या जो चीज़ आपने पढ़ा है, ठीक है, जो चीज़ आप मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, अगर उसमें कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उस डाउट को वहीं पे कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और आप लोग लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, जिनका भी हो चुका है और जिनका बाकी है। केमिस्ट्री का तो हो गया, सबका हो गया है, बाकी अदर सब्जेक्ट का जो भी मैकेनिक्स वगैरह जो भी है आप लोग तैयार करते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।